स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हुए हम लोग बात करते हैं कार्नट इंजन की। कार्नट इंजन एक ऐसा इंजन है स्टूडेंट्स जिसके अंदर जो प्रोसेस है वो साइक्लिक फॉर्म में परफॉर्म होगा। हम बात करते हैं कार्नट इंजन की और देखते हैं कि उसके अंदर जो प्रोसेस है वो किस साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करेगा और ये इंजन कैसे परफॉर्म करता है। कार्नट इंजन, अ हाइपोथेटिकल इंजन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ हीट लॉसेज एंड फ्रिक्शन, कॉल्ड कार्नट हीट इंजन। कार्नट हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि हाइपोथेटिकल फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है। एक इमेजिनरी इंजन है जिसके अंदर बिल्कुल हीट लॉसेस नहीं होंगी और ना ही जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से कोई रुकावट आएगी। इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, साइक्लिक प्रोसेस भी परफॉर्म होगा और कार्नट इंजन की मदद से हमें जो एफिशिएंसी है वो 100% मिलेगी। लेकिन ऐसा इंजन आज तक नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी हीट इंजन जो है या स्टीम इंजन जो है वो जितना उसको इनपुट दिया जाए उतनी ही आउटपुट वो नहीं दे सकता। हीट इंजन एक क्लोज सिस्टम कहलाता है जो कि क्या करता है स्टूडेंट, एक्सचेंज करता है वर्क विद इट्स सराउंडिंग। यानी कि अगर सराउंडिंग जो है वो सिस्टम के ऊपर वर्क करेगी तो सिस्टम भी सराउंडिंग के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करेगा और ये ऑपरेट करता है साइकिल्स के अंदर। जितने भी साइक्लिक हीट इंजन्स हैं स्टूडेंट्स जो कि ड्राइव किए गए हैं हीट फॉर्म में या फिर जिसके अंदर हीट को यूज़ किया जाता है, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हीट को यूजफुल वर्क के अंदर और कुछ हिस्सा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है फ्रॉम द हीट सिंक। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तमाम इंजन जो है वो पोजेस करते हैं डिसिपेटिव इफेक्ट्स, यानी कि तमाम इंजन में से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट या ज़ाया होती है और जो इंजन की एफिशिएंसी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अगर हम लोग देखते हैं एक अल्टीमेट लिमिट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, तो उसमें सबसे पहले बात की जाती है स्टूडेंट्स सादी कार्नेट की। सादी कार्नेट एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने दौर में एक ऐसा हाइपोथेटिकल इंजन आइडियलाइज करवाया जो कि ऐसा आइडियल हीट इंजन है स्टूडेंट्स जिसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन और हीट लॉसेस मौजूद नहीं है और जो एफिशिएंसी है इस इंजन की स्टूडेंट्स वो एक्चुअल में 100% है। लेकिन हम लोग अगर इन प्रैक्टिस बात करें तो प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा इंजन नहीं बनाया गया जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। कार्नट हीट इंजन दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, अ गैस सिलेंडर विद परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स एंड परफेक्टली कंडक्टिंग बेस। ऐसा इंजन जिसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटिंग है और जो उसकी बेस है वो कंडक्टिंग है, और अ परफेक्टली इंसुलेटेड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इन द सिलेंडर। और जो हमारे पास सिस्टम होगा या जो इंजन होगा उसके अंदर जो पिस्टन है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, इंसुलेटेड, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस। तो ये दो चीज़ें पाई जाती हैं किसके अंदर स्टूडेंट्स, कार्नट इंजन के अंदर। कार्नट इंजन की बात हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कार्नट साइकिल की। कार्नट इंजन के अंदर जैसे ही साइक्लिक प्रोसेस फॉलो होता है स्टूडेंट्स उसको हम लोग नाम देते हैं कार्नट साइकिल की। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज कॉल्ड कार्नट इंजन, कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है जो कि उस इंजन को ऑपरेट करवा रहा है कि बार बार जो उसकी कंडीशंस हैं या स्टेट ऑफ वेरिएबल्स हैं वो दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाती हैं। जो साइकिल है हीट इंजन का स्टूडेंट्स वो कंप्लीट होता है जब प्रॉपर्टीज़ और सिस्टम की हैं वो रिटर्न हो जाती है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। इस तरह जो साइक्लिक प्रोसेस है वो फॉलो होता है कार्नट साइकिल के अंदर। ये चार प्रोसेसेस के ऊपर स्टूडेंट्स रिलाय करता है। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं वो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब हम लोग देखते हैं कि कार्नट साइकिल के अंदर ये एक्सपेंशन और कंप्रेशंस कैसे प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्नट साइकिल के अंदर स्टूडेंट्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। हम लोग एक कार्नट इंजन कंसीडर करते हैं और उसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है स्टूडेंट्स वो है P1 और वॉल्यूम जो कि एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले V1 इनिशियल स्टेज पे जो वेरिएबल स्टेट V1 होगा वो शुरू में हमारे पास जो वॉल्यूम देगा हमें V1 और टेम्परेचर वहाँ पर जो है वो T1। हम लोग लेट करते हैं, कंसीडर करते हैं कि जो गैस सिलेंडर है वो हाई टेम्परेचर रेजरवायर एट टेम्परेचर T1 के ऊपर उसको हम लोगों ने रखा है, यानी कि उसके टेम्परेचर को हम लोग रखेंगे थ्रू द एक्सपेरिमेंट T1। अब इस साइकिल के दौरान क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट Q1 जिसको हम लोग नाम देते हैं वो एब्जॉर्ब की जाती है बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और जो हीट है स्टूडेंट्स वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो रही है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसकी वजह से क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा लेकिन जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वॉल्यूम के इंक्रीज करने की वजह से डिक्रीज होगा।
दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, वॉल्यूम और प्रेशर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास P1, V1 और T1 के बाद जो फाइनल स्टेट्स होंगी स्टूडेंट्स P2, V2 बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट T1 विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी Q1। यहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्प्शन में आ रही है, वो क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास Q1। फॉर अ गैसियस सिस्टम द प्रोसेस इज दैट ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर हम लोग गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है इसको हम लोग क्या बात करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइसोथर्म A to B। आप अगर डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स, तो A से लेकर जो B तक का कर्व आ रहा है हमारे पास, इस दौरान कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोग देखते हैं कि कार्नट इंजन के अंदर सबसे पहले जो प्रोसेस फॉलो होता है वो कौन सा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, फ्रॉम A to B इफ वी सी इन द ग्राफ। कार्नट इंजन के अंदर कार्नट साइकिल को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स जो दूसरा प्रोसेस आएगा हमारे पास वो क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हम लोग देखेंगे कि कैसे जो कार्नट इंजन है उसके अंदर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है और कहाँ पर, अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो वो फॉलो कर रहा है। जो गैस सिलेंडर है स्टूडेंट्स वो कहाँ पर प्लेस किया जाएगा, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल कोई हीट जो है इंटर हो सकेगी सिस्टम के अंदर और ना ही सिस्टम से बाहर जा सकेगी। हम लोग सपोज करते हैं कि गैस को अलाउ किया गया है क्या करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, टिल द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V2 टू V3। यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, गैस एक्सपेंड होगी और वॉल्यूम चेंज होगा V2 से V3 की तरफ, और जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा फ्रॉम T1 टू T2, और जो प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा फ्रॉम P2 टू P3। हम लोग देख रहे हैं कि गैस एक्सपेंड होगी और उसके अलावा जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रहा है। सो इस प्रोसेस के अंदर तीनों स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो रही हैं और हम लोग देखते हैं कि जो ग्राफ है हमारे पास उसमें जो साइकिल है वो B से लेकर C तक कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, एडियाबैट को, जिसको हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर स्टेट वेरिएबल्स बिल्कुल कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल स्टेट से फाइनल स्टेट्स में जा रहे हैं। तो अगर हम लोग ग्राफ में इस कर्व को देखें तो B से लेकर C पॉइंट तक कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा हीट इंजन के अंदर या हीट साइकिल के अंदर स्टूडेंट्स, वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास कार्नट साइकिल के अंदर प्रोसेस आता है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन का। इसमें क्या होता है, जो गैस सिलेंडर है जो कार्नट हीट इंजन के अंदर लगा हुआ है स्टूडेंट्स, उसको प्लेस किया जाएगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर के ऊपर, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, T2। हम लोग गैस को अलाउ करते हैं एक्सपेंड करने के लिए बाय इंक्रीजिंग लोड ऑन द पिस्टन। यहाँ पर हम लोग पिस्टन के ऊपर लोड देंगे और जो हीट एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, -Q2 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है बाय द गैस, और जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज होगा, कम होगा, कहाँ से, V3 से लेकर V4 तक, और जो प्रेशर है वो इंक्रीज किया जा रहा है क्योंकि हम लोग पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं P3 से P4 तक, और यहाँ पर टेम्परेचर हम लोगों ने बाय यूजिंग लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2 को कांस्टेंट रखा हुआ। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिवर्सिबल आइसोथर्म। हम लोगों ने इसको रिवर्सिबल आइसोथर्म में जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस दिखाया गया है ग्राफ के अंदर फ्रॉम C टू D यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि कार्नट साइकिल के अंदर C से पॉइंट D की तरफ जो रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो कौन सा स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कार्नट साइकिल के अंदर जो लास्ट प्रोसेस फॉलो होगा जिसके बाद जो आपका साइक्लिक प्रोसेस स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाता है वो कौन सा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब हम लोग गैस सिलेंडर को अगेन एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे जहां से कोई भी हीट ना तो लीव कर सकती है सिस्टम के अंदर से ना ही अंदर आ सकेगी। द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू इट्स इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पर जो गैस है वो कंप्रेस होगी एडियाबैटिकली टू इट्स इनिशियल स्टेट, यानी कि जहाँ से उस स्टेट को शुरू करवाया गया था हीट साइकिल के अंदर वहीं पर जो उसकी स्टेट है वो दोबारा आ जाएंगी। जो गैस सिलेंडर है स्टूडेंट हमारे पास वो तमाम इनिशियल स्टेट्स को रिवर्स कर लेगा जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इनिशियल स्टेट कौन कौन सी थी, P1, V1 और T1। अगर हम लोग बात कर रहे हैं गैसियस सिस्टम की, द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडियाबैट D to A। अगर हम लोग गैसियस स्टेट को देखें जो कि ग्राफिकली हम लोगों ने रिप्रेजेंट करवाया स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो एडियाबैट कंप्रेशन है वो D से लेकर A पॉइंट तक हमें शो होगी। सो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग वन साइकिल हम लोग बात कर रहे थे
कार्नट साइकिल की। अब हम लोगों ने देखा कि एक साइकिल टोटली कंप्लीट हुआ और उसके बीच में कई सारे प्रोसेस को फॉलो किया गया। जो कार्नट हीट इंजन है उसने जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो परफॉर्म किया कितना, डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि चेंज इन वर्क डन। यहाँ पर लाजमी बात है कि वर्क डन भी हुआ है, जिसको हम लोगों ने चेंज इन वर्क डन का नाम दिया डेल्टा डब्ल्यू। हम लोगों ने देखा कि वर्क डन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है सिस्टम के ऊपर। अब जो वर्क डन है स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या होगा, वो डिफरेंस है किन दो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दरमियान। ये दो प्रोसेसेस हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वर्क डन का उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स चेंज इन वर्क डन, जो कि कार्नट इंजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अब जो नेट हीट है, नेट अमाउंट ऑफ हीट है, वो एब्जॉर्ब की जाएगी बाय द इंजन ड्यूरिंग द साइकिल, जो कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q1 माइनस Q2 से। यहाँ पर Q1 जो है वो हीट एब्जॉर्ब की गई है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और जो Q2 है वो हीट रिजेक्ट की गई है ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। द एरिया ABCDA हमारे पास आपकी डायग्राम में स्टूडेंट्स शो किया गया है। जो एरिया तमाम अंडर द कर्व आ रहा है ABCDA, ये तमाम साइकिल है हमारे पास, इंक्लोज्ड बाय द साइक्लिक पाथ। यहाँ पर साइक्लिक पाथ के अकॉर्डिंगली इसको इंक्लोज्ड किया गया, और इसको रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग बताते हैं कि जो नेट वर्क डन है बाय द इंजन इन वन साइकिल, के यहाँ पर जो नेट वर्क डन है वो ABCDA प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए एक ही साइकिल को कंप्लीट करता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कार्नट इंजन या कार्नट साइकिल की एफिशिएंसी की। थर्मल एफिशिएंसी को हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स ईटा से, और ईटा किसके इक्वल है, थर्मल एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, जो किसके इक्वल होगा, वर्क ऑब्टेन्ड, जो कि हमारे पास ओरिजिनल आउटपुट है, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। सो अगर हम लोग थर्मल एफिशिएंसी को लिखना चाहें स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, ईटा इज इक्वल टू वर्क ऑब्टेन डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड Q। अब हम लोग इसको अगर फर्दर सॉल्व करें स्टूडेंट्स, थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी को अगर हम लोग फर्दर लिखें तो हमारे पास क्या होती है, वर्क डन ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। फर्दर इसको अगर हम लोग एक्सप्रेशन में लिखना चाहे तो ईटा इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर Q1, जो कि चेंज इन वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1 यानी कि हीट की रेशियो है, जो कि हमारे पास होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फिर किसके इक्वल होगी, जो चेंज इन वर्क डन है डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2। यहाँ पर ये हमारे पास जो वर्क डन है स्टूडेंट्स वो किस में चेंज हो रहा है, हीट एनर्जी में, डिवाइडेड बाय Q1 जो कि हीट सप्लाइड है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ईटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आइडियल गैस के लिए वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। जो भी गैस इसमें इस्तेमाल की जा रही है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, आइडियल गैस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि जो टेम्परेचर है T2 ओवर T1 वो किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी या हीट एनर्जी होगी Q2 डिवाइड बाय Q1 के। The thermal efficiency of a Carnot engine can also be written as eta is equal to T2 minus T1 divided by T। हम लोग थर्मल एफिशिएंसी को टेम्परेचर की फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ईटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। Thus, the efficiency of Carnot engine depends on the temperature of high and low temperature reservoirs। के जो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है हाई और लो रेजर्वायर्स के, और इंडिपेंडेंट होती है जो नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस है, यानी कि जो भी गैस उसमें यूज़ की गई है उसकी नेचर के इंडिपेंडेंट होती है कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी। अगर हम लोग टेम्परेचर को लेते हैं एज अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर एज 0 केल्विन, तो हमारे पास जो ईटा होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 0 ओवर T1। यहाँ पे हम लोगों ने T2 को रिजेक्ट कर दिया, 0 इक्वल कर दिया, विच इज इक्वल टू 1। सो ईटा के यानी कि थर्मल एफिशिएंसी के 1 के इक्वल होने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास जो कार्नेट इंजन है वो हमें 100% एफिशिएंसी देता है, और इसका मतलब है कि जो वर्क डन है कार्नेट इंजन की वजह से वो किसके इक्वल है, हीट के, और जो तमाम हीट है वो एब्जॉर्ब्ड होती है हीट इंजन की वजह से और कन्वर्ट कर दी जाती है वर्क डन में। सो स्टूडेंट्स ये कार्नेट इंजन जो है वो एक ऐसा हाइपोथेटिकल इंजन है जो आज तक नहीं बनाया जा सका, और इसकी एफिशिएंसी 100% है, और जो इन प्रैक्टिस हमारे पास जो इंजन्स बनाए गए हैं उनकी एफिशिएंसी हमेशा 100% से लेस होती है। यह है हमारे पास कार्नेट इंजन की प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग।
स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात की कार्नेट इंजन की। अब हम लोग उसके लिए एक एग्जांपल को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके उसकी एफिशिएंसी को निकाल सकें और हमें पता चल सके कि जो कार्नेट इंजन है वो कितना एफिशिएंट है। अ कार्नेट हीट इंजन हैज़ अ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 55%. इट टेक्स certain amount of heat from a source, converts a part of it into work and rejects the remaining heat towards a heat sink. If the temperature of the heat is 600 Kelvin, then find the temperature of the heat sinks. हम लोगों ने हीट सिंक का टेम्परेचर को फाइंड करना है। जो टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स है, हीट सोर्स T1 का जिसको हम लोग नाम देते हैं, वो कितना है स्टूडेंट्स? 600 केल्विन। और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो कार्नेट इंजन हमें दे रहा है स्टूडेंट्स, वो कितना है? ईटा इज इक्वल टू 55%, जो कि हमारे पास होती है स्टूडेंट 0.55। और इसके अलावा जो टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक है स्टूडेंट्स T2, वो हम लोगों ने फाइंड करना है यूजिंग द इक्वेशन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। इसको अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करें यहाँ पर तो क्या होगा? ईटा की जगह 0.55 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस T2 को हम लोगों ने फाइंड करना है और T1 की वैल्यू को हम लोगों ने पुट करना है इसमें। T2 डिवाइड बाय 600, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा हमारे पास? T2 लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड बाय 600, जो कि T2 की वैल्यू T1 की वैल्यू है, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.55। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आती है 600 मल्टीप्लाई बाय 0.45। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? 270 केल्विन। सो इस एग्जांपल को देखते हुए ऐसा कार्नेट इंजन जो कि एफिशिएंसी दे रहा था 55% की, उसके हम लोगों ने हीट सिंक के टेम्परेचर को निकाला जो कि कितना स्टूडेंट्स? 270 केल्विन। थैंक यू।